सिंपल, सबसे पहला चीज आपने मॉक दे दिया 2 से 4 बजे तक, ठीक है। पीपल से एनालाइज दैट मॉक ऑन द सेम डे, आई डोंट बिलीव दिस। उस दिन आप बहुत थके रहते हो, आप अपने नजरों के सामने जो गलतियां हैं उसको नहीं निकाल पाओगे। आज मी आफ्टर टेकिंग 3 क्लासेस ऑलमोस्ट ऑफ, 20 के पहले वाला 2.5 घंटे का था, उसके पहले वाला 1 घंटे करीब का था। अभी मैं अगर अभी कोई बहुत फोकस वाला काम करने बैठूंगा तो मैं भी कुछ ध्यान से फोकस नहीं लगा पाऊंगा। तो टेक्निकली मॉक एनालिसिस आपको बहुत ही फ्रेश माइंड से करना है, एंड आई विल सजेस्ट यू डू इट ऑन मंडे मॉर्निंग। अगर आप ड्रॉपर हैं तो, अगर आप ड्रॉपर नहीं भी हैं तब भी भाई 2 घंटा पहले सुबह उठ जाओ, दूसरे दिन अच्छे से शांति से मॉक एनालाइज करो। बिकॉज पहली बात तो मॉक एनालाइज करना एक बहुत ही टफ टास्क है। टफ टास्क एज इन कि वो मेंटली एक प्रेशराइजिंग वाला थिंग है, क्योंकि अपनी ही गलतियां निकालना, इट टेक्स करेज टू डू दैट। सेकेंड, आपको गलतियां दिखनी चाहिए। आपको पहली बार ऊपर ऊपर से पढ़ने से गलतियां नहीं दिखी, इसलिए तो आप गलती करे हो मॉक में। तो आपको वो गलतियां दोबारा दिखेगी कब? जब आप बहुत शांत दिमाग से बैठोगे। तो योर माइंड मस्ट बी इन अ काम स्टेट व्हेन यू आर एनालाइजिंग द मॉक। सेकेंड, अब मॉक एनालाइज कैसे करना है, हालांकि इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं कैसे करना है मोटा मोटा। आपको पहली बात तो सबको ओएमआर में मॉक देना है। एनीबडी हु इज नॉट गिविंग मॉक इन पेन एंड पेपर और ओएमआर में वो गोला नहीं कर रहा, बहुत बड़ा गलती कर रहा है वो, ट्रस्ट में। प्रिंट आउट दो, मॉक निकाल के रखो मॉक को और उसको ओएमआर में भरो। पहली बात तो बिना आंसर की, मतलब आंसर की बस देखो और उसमें टिक कर लो कौन कौन सही हुआ कौन कौन सा गलत हुआ ओएमआर में। ये पहला स्टेप हो गया। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना है तुम्हें। पहली बात तो जो क्वेश्चन सही हो गया वो क्वेश्चन को साइड करो। ये आपको लोग बोलते रहेंगे कि ये देखो पहले कि सही क्वेश्चन को भी चेक करो, गलत क्वेश्चन को। भाई मॉक एनालाइज करना है कि शादी का कार्ड बनाना है तुम्हें? 4 घंटे का मॉक एनालाइज करोगे तुम? भाई ये चीज समझना जरूरी है कि एक टाइम लिमिटेड है। अगर तुम 4 घंटा मॉक एनालाइज कर रहे हो, मतलब तुम संडे को मॉक दे, दूसरे दिन 4 घंटा तुम मॉक एनालाइज कर रहे हो। मॉक में कुछ था ही नहीं 4 घंटा एनालाइज करने का, 120 क्वेश्चन 4 घंटा एनालाइज हो रहा है, वाह। तो पहली बात तो जितने भी सही क्वेश्चन को साइड करो, कीप द राइट क्वेश्चन असाइड। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसका बहुत ही फंडामेंटल लॉजिक है। आप बोलोगे भैया ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया होगा। आप क्या एक मॉक देने वाले हो अपने पूरे प्रिपरेशन में? आप बहुत सारे मॉक्स दोगे। तो आज अगर कोई क्वेश्चन तुक्के से गलत हुआ तो वो नेक्स्ट मॉक में डेफिनेटली गलत होगा। तब उसको देखेंगे। अभी जो तुक्के से गलत हो गया उसके चक्कर में तुम क्या 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाओगे? भाई पढ़ लो कुछ और उससे अच्छा। तो जो सही हो गया उसको साइड रखो। अब आते हैं जो गलत हुआ। आप मॉक में ही ओएमआर में टिक कर लिए कि ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, ये गलत हुआ। मान लो आपका टोटल 20 क्वेश्चन गलत थे। अब इस 20 क्वेश्चन को क्या करना है वो बताता हूं। सबसे पहले तो आप आंसर की खोलो ही मत। हु इज कमिंग गाइस? ठीक है, आप आंसर की खोलो ही मत। इसका मतलब यह है कि बस आप आंसर की में देख लो। जैसे कि मान लो किसी का क्वेश्चन नंबर 21 गलत हुआ, आपने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया था, लेकिन उसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब बिना आंसर की का एक्सप्लेनेशन पढ़े आप अपने आप से खुद को ये जस्टिफाई करो कि क्यों ऑप्शन नंबर ए नहीं था और क्यों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आंसर की का एक्सप्लेनेशन मत देखना। अगर आपका गलत क्यों हुआ? क्योंकि आंसर था बी, आपने मार्क कर दिया ए जो कि गलत था। आपका एक्चुअल मॉक एनालाइज कब होगा और कब धीरे धीरे जाके आपकी गलतियां कम होगी? जब आप ये डिफरेंस और ये गैप जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का वो ढूंढ लोगे। जिस दिन आप ये ढूंढते ढूंढते स्टार्ट हो गए, उसमें प्रो बन गए, आपको समझ में आने लग जाएगा कहां गलतियां हो रही है। और वो गलतियां जब आप नेक्स्ट टाइम से करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये गलती हो रही है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप जब नेक्स्ट मॉक देते रहोगे तो वो इंप्रूव करते रहोगे। मेजॉरिटी लोग मॉक एनालाइज करने के बाद भी क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ती है, क्यों नंबर इंप्रूव नहीं होते? क्योंकि वो ये गैप ही नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि आप इससे पहले कभी ये सजेशन सुने ही नहीं होगी कि आपको खुद से बैठ के ये करना है कि बिना एक्सप्लेनेशन देखे कि ए में मतलब ए क्यों सही आंसर है और मेरा क्यों गलत आंसर। आपको लग रहा है कि ये चीज में बी ऑप्शन को जस्टिफाई करने के लिए एक बार और पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो पैसेज एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटा टाइम तो मिला है ना आप लोगों को मॉक एनालाइज करने के लिए,
15 मिनट में करना है क्या, नहीं 2 घंटे में करना है, तो पढ़ो एक बार और पैसेज, क्या दिक्कत है। रीड इट अगेन एंड रीड इट टिल द टाइम जब तक आप जस्टिफाई ना कर पाओ। और ये करते करते आई एम प्रिटी श्योर कि आप क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तब आपको ऊपर ऊपर से ही मतलब खुद से ही पढ़ने के बाद 15 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों ऑप्शन नंबर ए नहीं था और ऑप्शन नंबर बी था आंसर उसका। एंड जब आप ये कंक्लूजन में पहुंच जाओगे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिसको आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अब इस 5 क्वेश्चन के लिए जाओ आप आंसर की में, आंसर की का एक्सप्लेनेशन पढ़ो और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद फिर एक बार जाओ क्वेश्चन में और फिर जाके जस्टिफाई करो कि क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया और क्या ये इसका आंसर एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन यही होना चाहिए। स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एक्सप्लेनेशंस। एक अच्छा लॉयर वो नहीं होता जो जज की बात पे एग्री करते, अच्छा लॉयर वो होता है जो जज की बात को भी क्वेश्चन करे कि सर आप ये बोल रहे हो लेकिन इसका एक दूसरा आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है ना। इमेजिन दैट एक्सप्लेनेशन एज योर अपोनेंट लॉयर, यू हैव टू क्रॉस क्वेश्चन इट। भगवान मत मानो उसको, अगर भगवान मान लिए तो फिर वही है कि तुम कभी उस एक्सप्लेनेशन के सही पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो दिस वॉज द थर्ड स्टेप। ठीक है, अभी तक का स्टेप को समराइज करूं मैं तो फर्स्ट ये था कि आपको पहले तो ओएमआर में सही गलत करना है बिना एक्सप्लेनेशन देखे। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव जस्ट हैव टू सी कि कितने गलत क्वेश्चन हुए एंड उस गलत क्वेश्चन में आपका मान लो उस गलत क्वेश्चन के सारे आंसर्स लिखने की मैंने सी टिक करा था, फिर मैंने उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में डी टिक करा था और आपको देखना है कि सही आंसर क्या है। लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन सही आंसर का ऑप्शन देखना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है। फिर खुद से शांति से बैठ के नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्टिफाई करना है कि भाई मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया था और वो गलत है और एक्सप्लेनेशन में या आंसर की में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। तब आप खुद से बैठ के जस्टिफाई करो कि क्यों ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए और ए गलत है। तो खुद की गलती ऐसे निकालता है। अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख ली तब आप गारंटी दे सकता हूं मैं आप खुद की गलती निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि बातों में बह जाना, फ्लो में चलता रहता है चीज कि अरे एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख ले तब आपको पता चले कि हाँ भाई ये ऐसे ही होगा, तो अब आप कभी उस चीज को क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट आता है, अगर आप ये तमीज से करोगे कि ये गैप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों आपका ऑप्शन गलत था और क्यों ये वाला ऑप्शन सही था, यू विल अल्टीमेटली लीव मतलब लेफ्ट विथ सम क्वेश्चंस एकदम ही कम होंगे, वो 15-20% जिसका आपको समझ ही नहीं आया खुद से। वहां पर एक्सप्लेनेशन पे जाओ, एक्सप्लेनेशन पढ़ो और फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन में आओ और ये चीज आइडेंटिफाई करो कि भाई ये क्यों आंसर सही है और मैंने क्यों गलत कर दिया। अल्टीमेटली द होल पर्पस ऑफ मॉक एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग दैट मिसिंग गैप कि आपने जो मार्क करा था वो क्यों गलत था और जो सामने वाले ने आंसर की में दिया है वो क्यों सही था। और अब जो ये पूरी दुनिया आपको मिस्टेक बुक बेचे पड़ी है, इसमें सब लोग क्या लिखते हैं कि मम्मी 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 क्वेश्चन नंबर 20 गलत हो गया, बस अगली बार से क्वेश्चन नंबर 20 को सही करना है। ये क्या मजाक चल रहा है भाई। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें ये गैप को लिखना है। गैप क्या लिखना है कि भाई इस बार मैंने नहीं देखा था, मतलब आई डिडंट सी दी कि हम लोग को नेगेटिव चीज मार्क करना है, या फिर नॉट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंक्लूजन। आप कंक्लूजन है बोल के टिक करके आ गए, तो आप लिखो बकायदा उसमें मिस्टेक बुक में कि आई डिडंट सॉ द वर्ड नॉट। नेक्स्ट टाइम आंखें खोल के पेपर दूंगा। ठीक है, तो ये है अल्टीमेट चीजें कि आपको क्या क्या अपने मिस्टेक बुक में नोट डाउन करनी है आफ्टर गिविंग मॉक। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आता है एक और चीज, आपने मॉक एनालाइज कर लिया, आपने अपनी गलतियां लिख ली, आपने अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आता है नेक्स्ट चीज, दैट इज मेकिंग अ कमबैक प्लान। हनी सिंह का कमबैक हो या ना हो, तुम्हारा कमबैक जरूर होना चाहिए। ठीक है, और ये कमबैक प्लान में क्या होगा, कमबैक प्लान में होगा कि भाई अब मेरा सीआर के 4 क्वेश्चन गलत हुए तो मैं एक बार सीआर के पूरे कंसेप्ट फिर से रिवाइज करूंगा। यह है कमबैक प्लान। और ये कब करना है, ये दूसरे मॉक के पहले करना है, क्योंकि फिर अगर तुम दूसरे मॉक के बात करोगे तो फिर दूसरा मॉक में तुम वही गलती करोगे। इसलिए ही ये जो लोगों का स्ट्रेटेजी रहता है कि तुम हर दूसरे दिन में मॉक दे दो, हर तीसरे दिन मॉक दे दो, आई डोंट सपोर्ट इट। गिव
एटलीस्ट 1 मॉक पर वीक, और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो आई वुड जनरली सजेस्ट गिव 2 मॉक्स अ वीक, बिकॉज एट दिस स्टेज गिविंग 2 मॉक्स अ वीक इज नॉट अ बिग डील। तुम हफ्ते के 8 मॉक, महीने के 8 मॉक दोगे बस, 8 6 48 मॉक्स, नॉट अ बिग डील। 70-80 मॉक देना चाहिए, लेकिन अभी स्टेज में खड़े हो तो चलो 40 मॉक भी दे दे तब भी बहुत है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक इज नेसेसरी। अब आई नो पीपल एंड आई कैन बेट ऑन दिस, अगर आप ये चीज कर रहे हो और अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, ऐसा पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका मॉक ये सब करने के बाद भी इंप्रूव नहीं, तब आप ये कुछ ना कुछ स्टेप अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब मॉक रैंडमली नहीं देना है जैसा आप दे रहे थे। क्या क्या करना है, पहले मॉक को ढंग से एनालाइज करना है। मॉक को, पहली बात तो मॉक को ढंग से देना है। मॉक को चना मुरा टाइप का मत दो कि ऐसे ही रैंडम, जैसे मोदी जी झालमुरी खाने जाते हैं वैसे ही। मोदी जी भी झालमुरी खाने पे पीछे कैमरा लगा गए थे ताकि मार्केटिंग जरूर हो, तो वैसे ही एक्चुअल एग्जाम चल रहा है उस टाइप का मॉक दो। मॉक पहले ऐसे दे दिए, फिर एनालाइज करना। एनालाइज करने का मैं तुम्हें 5-6 तरीका बताया, तुम्हें सुनने में भले वो कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन वो है बहुत ईजी तरीका। टेक्निकली इसमें जो तुम लोगों को, कुछ लोगों को 3-4 घंटे लग रहे होंगे, वो बहुत कम लगे, क्योंकि मैं तुम्हें बोला कि पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है हर एक लाइन का, तुम्हें पूरा 50 पेज की आंसर की रट डालनी है, कुछ नहीं करना है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन रॉन्ग एंड मूव ऑन। वो एक्सप्लेनेशन इज फॉर मीडियोकर्स, इज फॉर पीपल हु विल नॉट क्रैक क्लैट, आई कैन बेट ऑन दिस। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की नौबत पड़ रही है हर क्वेश्चन में जिसमें तुम गलत कर रहे हो, तो तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे तुम्हारा गलती क्या है। तुम्हें ये पता रहना चाहिए तुम्हारा गलती क्या है, ये तुम खुद से आइडेंटिफाई करोगे, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं तरीका बता दूं। सेकेंड इज मॉक एनालाइज करने के बाद उसका मिस्टेक्स लिखना। फिर मिस्टेक लिखने के बाद एक कमबैक प्लान बनाना जिसको तुम 100% फॉलो करोगे ही बिफोर। कमबैक प्लान मतलब टू डू लिस्ट होना चाहिए कि हाँ ये था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब इन सब में टिक लग गया तभी नेक्स्ट मॉक दिया जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो फिर मॉक डिले हो जाएगा। साफ बात, इधर इट इज दिस वे और इट इज नथिंग। समझ में आया? 3 प्यारी चीजें कैसे मॉक देना है, और ये कमबैक प्लान के बाद भाई मॉक में नंबर इंप्रूव हो जाएगा, आई कैन बेट ऑन दिस। पूरा मॉक, भाई ये तो सेशन से ज्यादा मैं मॉक ही समझा दिया, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अगर आप, और पहली बात तो एक चीज और मैं ओपनली बोल रहा हूं, आई डोंट हैव एनी शेम, और शेम क्या भाई, सच बोलना, ट्रूथ इज ऑलवेज द डिफेंस। एक जगह है जहां मॉक वो ऐसे बनाते हैं जी बीच में डिवीजन हो जाता है, ऐसा कभी क्लैट नहीं आता, साफ बात बोल रहा हूं मैं। डोंट गिव यूजलेस मॉक्स। देर आर मेनी पीपल वर्किंग वेरी गुड इन इंडस्ट्री, जो लोग अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल जाए उनके पास, लेकिन कुछ लोग जो कम प्राइस का बोल के बिल्कुल ही बेकार चीजें ही बेच के चले आ रहे हैं, और एकदम पैथेटिक है उनके सेक्शनल और मॉक का क्वालिटी। प्लीज डोंट गिव दैट मॉक। आपको टेलीग्राम से रैंडमली फ्री सोर्सेज मिल जा रहे हैं, उनके मॉक दे दो प्लीज, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम पी, ठीक है। इससे ज्यादा हिंट क्या दूं मैं इसको ब्लर कर दूंगा भले यूट्यूब में आने के टाइम, लेकिन मैं भी ऑन रिकॉर्ड आपको बोल जा रहा हूं, प्लीज मत दो। आपको टेलीग्राम के 10 सोर्सेज मिल जाएंगे, अभी सबके बाद टेलीग्राम चैनल होगा, दर दो। क्योंकि होता ही है, मैं आपको बता रहा हूं, एक इंसान जो कि इस मॉक को दे रहा है, उसके नहीं तब भी 100 मार्क्स आ जाएंगे, चलो 1 सेकंड के लिए मानते हैं, और उसका वो दे कोई ढंग के मॉक, चाहे वो क्लैट मैटर्स के हो, चाहे वो एल से कोचिंग चालू होती है, फिर दूसरी कोचिंग भी एल से चालू होती है, फिर एक कोचिंग 12 से चालू होती है, उन सबके मॉक दे देना। उसके नंबर डायरेक्ट 100 से 70 या 60 में नहीं गए ना, मेरा नाम बदल देना, बिकॉज क्लैट इजी नहीं आता। अगर आपका ये डिलेमा है कि क्लैट इजी आ रहा है, तो आप 2026, 25, 24, 23, 22, 21 का पेपर देखे नहीं। क्लैट इज नेवर इजी, क्लैट इज ऑलवेज डूएबल एंड मॉडरेट, बट पीपल अज्यूम कि इजी है क्योंकि एआई से मॉक बनाना है। भाई एआई तो इजी मॉक ही बना के देगा ना, तो लोगों ही काम चोरी के चक्कर में अपना क्लैट मत बर्बाद करो। डोंट गिव दैट मॉक प्लीज। अगर अभी तक कोई है जो दे रहा था वो मॉक, मत देना। सेक्शनल भी मत दो, मैं तो बोलता हूं सेक्शनल भी अच्छे दो, देना है तो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? एक और मॉक का एक चीज बता रहा हूं, मॉक के टाइम, हालांकि मैं बहुत बार बोला हूं, मॉक का रूटीन बहुत फिक्स रखो। रूटीन फिक्स रखो एज इन कि जैसे कि मान लो मॉक में क्या करना है, सुबह उठो, ये वही टाइम होना चाहिए जिस दिन तुम क्लैट के दिन उठोगे,
एक पहली बात तो जिस दिन मॉक है, दूसरे दिन मॉक है, तो रात को 4 बजे तक सोने की जरूरत नहीं, चुपचाप 12-1 बजे तक सो जाओ, ताकि दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक उठ जाओ, 8-9 बजे तक, अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो। और टेक्निकली 2 दिन आप स्कूल छोड़ो, एक संडे हो गया और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, मॉक देने के लिए एक दिन स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ये मत करना भाई कि स्कूल से आके मॉक दे रहे हो, तुम तो ऐसे भी थके रहोगे, तुम्हें वो स्कूल के टाइम पास ही याद आएंगे, मॉक में कुछ याद नहीं आएगा। उस दिन छुट्टी होनी चाहिए जिस दिन मॉक दे रहे हो। 8 बजे तक उठो आराम से, क्लैट के दिन भी वैसे ही उठोगे। 9 बजे से नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाओ मॉक देने, मतलब रिवाइज करने, जीके रिवाइज कर रहे हो, जो भी रिवाइज करना है कर दो। इस टाइम में कुछ सॉल्व मत कर लेना, मॉक देने वाले के दिन सिर्फ मॉक ही सॉल्व होगा और कुछ नहीं सॉल्व होगा। नो सेक्शनल, नो डीपीपी, नथिंग, चाहे वो क्लैट मैटर्स का ही क्यों ना हो, कुछ जरूरत नहीं है वो देने की, साफ बात। फिर 2 बजे तुम्हारा मॉक चालू होगा, तुम्हें 1:30 को बिल्कुल रूम वूम बंद करके एनालॉग वॉच पहन के बैठ जाना है। तुम्हें क्लैट की कसम कोई डिस्टर्ब करने आ गया, डांट देना उसको घर में, ठीक है। और इतना तो सेंसेबल इंसान हो तुम लोग कि डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, ठीक है। और बिल्कुल सीरियस मोड में, पहली बात तो घर वाले सपोर्ट करते ही, पढ़ाई ही कर रहे हो तुम, वहां बैठ के गेम थोड़ा ना खेल रहे हो, तो 1:30 बजे बिल्कुल बैठ जाना। और 1:30 बजे के बाद क्या करना है, मतलब 1:40 ऐसे भी हो सकता है, बट मोटा मोटा 1:30 बजे बैठ जाना। तुम्हें 15 मिनट बस शांति से बैठे रहना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बैठे रहो 15-20 मिनट। अभी मैं 1:30 बोल रहा हूं, तुम बैठोगे ही 1:40 तक, बैठे रहो 10-15 मिनट शांति से, क्योंकि क्लैट वाले दिन भी बैठोगे। अगर तुम अभी से ऐसे हैबिट नहीं बना हुआ है कि कैसे बैठना है, क्या करना है, या फिर इन जनरल लोगों को बोर्डम में बैठने की आदत नहीं है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडे जनरेशन इज बोर्डम। हमारे पापा लोगों के टाइम में लोग ऐसे ही आईने को सामने देखते हुए बैठे थे। तुम आज किसी बच्चे को बोलते वो तो इतना ज्यादा एडिक्टेड है, वो कुछ नहीं तो ये एसी का रिमोट ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। तो द थिंग इज स्टार्ट सिटिंग इन बोर्डम, बिकॉज आप क्लैट के दिन ही बैठोगे। और ये मैं बैठने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप नहीं बैठोगे बोर्डम में, you will start staring at people around you in clat, and that will literally disturb your mental health or disturb your confidence on that particular day, and I can bet on this। अगर तुम फालतू में इधर उधर देख रहे हो लोगों को, तुम ऑलरेडी आधा एग्जाम लूज कर चुके हो, because there will be people who will look more confident, there will be people who will look more nervous, and either of the two things are very bad for you। so प्लीज शांति से 2 घंटा, मतलब 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, भगवान का नाम जपो, जो करना है करो, बस शांत रखो अपने दिमाग को। जंग के पहले लड़कियों को देख के जाओगे तो वो फालतू में बर्बादी ही है वो आखिरी में, ठीक है। अपने थोड़े सेंसेस को कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ज्यादा नजर ना घुमाए, अपने पेपर में ध्यान रखें। दूसरा, everybody, whether you believe in faith or not, or whether you believe in religion or not, be थोड़ा सा religious in clat prep, or in at least थोड़ा सा, because I can bet on this thing, एक टाइम के बाद सब भगवान के हाथ में ही है, ठीक है। शायद आज मेरे से ये 3 लेक्चर सुबह से लेने का एनर्जी मेरे को भगवान दे रहा है, क्लैट भी भगवान ने निकाला है, आप अपने हाथ में मेहनत कर सकते हो। यू थिंक कि बहुत सारी चीजें आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही, लेकिन 100% चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही, क्योंकि अगर वर्क नहीं कर रही होती तो आप ये क्लास में नहीं बैठे होते। ये चीज रियलाइज करो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि किसके लाइफ में चीजें वर्क नहीं कर रही, तो एक बार जो स्ट्रीट में बैठे रहते हैं बच्चे, जिनके पास कुछ नहीं रहता, जो एक पार्ले जी के लिए आपके पास आ जाते हैं, उनकी लाइफ देखो, ठीक है। अब 1:40 से लेकर 1:55 तक बैठे हो। अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि 1:55 में या क्लैट के पहले ही ओएमआर फिल कर लो, गलती से भी ये मत होने देना। जैसे ही 2 बजता है उसके बाद आप ओएमआर वगैरह फिल करना चालू करोगे, ये टाइम ऐसा है कि लोग कंसिडरेशन में ही नहीं लेते कि मेरे को मॉक सॉल्व करने में लेजिट 1 घंटा 59 मिनट लगता है, और उस दिन मेरा पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि भाई तू तेरे को गलत ही लगता था। यू डोंट हैव 2 hours, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, you only have 1 hour 45 minutes to solve the paper। उस दिन 10 मिनट इन्विजिलेटर खाएगा, 5 मिनट तुम्हें ओएमआर भरने में जाएगा, और फिर कुछ स्यापा होगा ही, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर 50% ऑफ द पीपल ये कुछ ना कुछ स्यापा होगा ही, कि कोई ये रैंडम बोल रहा है, कोई बच्ची अपने उसको लैमिनेट करवा के ले आई,
तो वो टिक मार। ये सब आपको कुछ लोग बता देते हैं, जरूर बताते हैं, लेकिन वो इतने लेट बताते हैं कि आप रियलाइज नहीं कर पाते कि अब इसको करना क्या है सजेशन का। मैं आप पहले बता रहा हूं ताकि सुधर जाओ। फिर हो गया 1:55 का टाइम, 2 बजे मॉक चालू हो गया। 2 बजे से ऐसे देना है मॉक जैसे क्लैट है, अल्टीमेट क्लैट है। जितना नंबर लाया जा सकता है उस पर्टिकुलर बॉक्स से अपना मैक्सिमम पुश करके बिना 1 सेकंड भी फोकस हटाए वो उस फोकस से दिया जाना चाहिए। एंड 4 बजे वो खत्म होगा। 4 बजे से 4:01 हो गया ना, ट्रस्ट मी वो मॉक का 1 रुपए का वैल्यू नहीं, फाड़ के फेंक देना उसको। 4 बजे बुला लो मम्मी को, बुला लो पापा को कि उठा के छीन के ले जाना मेरे से। 5 मिनट पहले ही आ जाना, 5 मिनट बाद मत आना। ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम अपने दिमाग को बोल रहे हो कि हाँ हाँ भाई 1-1 मिनट चलता है। ये चलता नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि चल रहा है देन इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये चलना नहीं चाहिए। वो 1-1 मिनट का हिसाब रखना सीखो। एंड ये आप 1 मिनट यार, मैं दिख रहा हूं ना? हाँ ठीक है, ऐसे अपन वाला तो कर ही लिया है। 1-1 मिनट का हिसाब रखना सीखो। अगर आप बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो यू आर अल्टीमेटली मेसिंग अप विद योर टाइम मैनेजमेंट, और वो उस दिन जरूर आपको फर्क पड़ेगा। मेजॉरिटी लोगों को इसलिए नहीं क्लैट नहीं निकलता कि उनको पता नहीं क्या करना है, उनके पास समय नहीं रहता क्या बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग, कुछ कुछ गलतियां हैं जो मैं भी आपको 5 लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, वो तो था ही, वो मैं चलो यूट्यूब में भी डाल दूंगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बट ये कुछ ब्लंडर्स हैं जो आप अपने लेवल पे मॉक में करोगे, और ये करना नहीं, क्योंकि अगर आप कर दिए तो फिर हो गया। भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है मेरा, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, गिव मॉक एज इफ यू आर गिविंग क्लैट और डोंट गिव इट। उससे बेहतर है सेक्शनल दे दो, कुछ और कर लो, फालतू में दिखावे के चक्कर में। और मैं तो एक और तुम्हें बोल रहा हूं, अगर किसी को एकदम ही फील लेना है, जूता मोजा पहन के बैठो मॉक में, कि उस दिन क्लैट में पूरा शर्ट वर्ट ढंग से पहनोगे, एकदम पता निक्कर में, लोअर में, रैंडम टी शर्ट में बैठ के मॉक दे। एसी चालू है रूम का, अरे भाई एसी मिलेगा तुम्हें उस दिन पेपर में। इसी बात में मैं भी बंद कर लेता हूं। टेक्निकली कुछ नहीं मिलने वाला वहां तुम्हें, लेजिट कुछ, मतलब मैं तो मैक्सिमम बोल रहा हूं तुम्हें ढंग का बेंच मिल जाए, वो भी तब होगा कि मैं गया था स्कूल में, जनरली देते हैं अगर आप होगा तो। स्कूल में क्या तुम्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रहा है, तुम टियर 2 टाउन से हो तो। तुम्हारा स्कूल क्या धीरू भाई अंबानी स्कूल है तुम्हारा, कि एसी चल रहे हैं क्लासेस में? क्या मजाक है भाई। तो ये एसी में बैठ के मॉक देना, एकदम ही प्यारे एनवायरनमेंट में बैठ के मॉक देना, बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन लगा हुआ है, एयरपॉड्स जनरेशन 3 लगा हुआ है एएनसी हटाने के लिए, भाई मॉक दे रहे हो कि क्या दे रहे हो? तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज ये कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां जो कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैथ्स के टॉपिक नहीं बनते क्या लोगों से? सबसे बनता है। आखिरी में सब काम चोरी प्रैक्टिस में करते हैं। मैं भी पढ़ा दूंगा, मेरे को ही पता है। आखिरी मैं भी जो 5 अभी रैंक मैडर्स के प्यारे लेक्चर्स लेने वाला हूं मैथ्स में, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, 2-4 3-3 घंटे के लेक्चर्स। मैं आपको पूरा डीपीपी सेक्शनल सब दे दूंगा बैच के अंदर। तब भी बैच में सिर्फ 5 से 6 लोग मेरे को ये बोलेंगे कि भैया आपने जो मैथ्स पढ़ा है वो मेरे से बनाओ उसे, क्योंकि वो टीचर के हाथ में है ही नहीं कि आपको क्या बन रहा है, वो आपके हाथ में है कि क्या बन रहा है, क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ा रहा है। मैक्सिमम एक टीचर क्या गलत बता सकता है? कोई स्ट्रैटेजी पढ़ाएंगे तो सब सेम ही, बस ये है कि कोई सस्ते में पढ़ा रहा है, कोई बहुत महंगे में पढ़ा रहा है, पढ़ाएंगे तो आखिर में सब सेम ही। स्ट्रैटेजी गलत बता सकता है। स्ट्रैटेजी भी वो 2 तारीख के 2 घंटे के पहले, मतलब 2 तारीख के 2 बजे के पहले तक स्ट्रैटेजी लगती है। वहां पर आपका पूरा टेम्परामेंट, मेहनत सब लगेगा, और वो सब आपको पता नहीं चलेगा अभी, लेकिन वो धीरे धीरे सब कंपाउंड हो रहा है। आपका हर एक काम चोरी काम काउंट होता है, ये चीज रियलिटी है। आप 1-2 दिन अपने आप को एक्सक्यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे मूड में हो कि बिल्कुल अरे सर माहौल पूरा भी चल रहा है, नहीं होगा सिलेक्शन। मेरे से ऑन अ डेली बेसिस लोग बात करते हैं, मैं मुंह में बोल सकता हूं उनके कि नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, लेकिन मैं बोलता नहीं कि चाहे लोगों को डिमोटिवेट करना। बट आई नो पीपल जो मेहनत कर रहे हैं उनका होगा। ठीक है, जो लोग हमेशा रेगुलर क्लास में आते हैं या रिकॉर्डिंग देखते हैं कुछ भी रीजन से, होगा सिलेक्शन। ठीक है, होता तो है ना भाई, इंसान ही निकालता है ना, मैं भी इंसान ही हूं, और मेरे जैसे इतने सारे लोग निकाल, सब इंसान ही है ना। लेकिन काम चोर इंसान नहीं निकालते। एक बहुत ही फेमस लाइन है, एवरी वन हु हैज वर्कड हार्ड, मतलब इट इज नॉट डेफिनेट कि द पीपल हु हैव वर्कड हार्ड हैव गॉट सिलेक्टेड, बट इट इज डेफिनेट कि जिन लोग सिलेक्ट हुए उन लोग मेहनत करें। ये चीज मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। मैं अगेन ये लाइन रिपीट कर रहा हूं कि हर वो इंसान जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो गारंटीड नहीं है।
लेकिन हर उस इंसान जिसका सिलेक्शन हुआ उसने मेहनत जरूर करी है। तो यू ऑल आर प्लेइंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट खेल रहे हो गेम तो अच्छे से खेलो।